विधानसभा निर्वाचन 2025 के संबंध में जो शेड्यूल है उसकी तैयार कर दी। लेके जाएंगे हमको कहाँ जाना है, हम लोग को तो जो लोग का है। तो 2 चरणों में राज्य में चुनाव की घोषणा हुई है। हम लोग के जिले में सभी 10 विधानसभा पहले चरण में चुनाव प्रस्तावित है और जो पहले चरण का चुनाव है उसके संबंध में जो अधिसूचना है वो 10 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 17 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि रहेगी। 18 अक्टूबर को समीक्षा, 20 तारीख को नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की तिथि रहेगी अंतिम, और 6 नवंबर बृहस्पतिवार को निर्वाचन का दिन निर्धारित है और काउंटिंग जो है वो 14 नवंबर शुक्रवार को दिन निर्धारित है। इस तरीके से अपने जिले में 10 तारीख को बजट सूचना के साथ और 14 तारीख को काउंटिंग के पश्चात 16 तारीख को ये निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से समाप्त। इस अपने जिले में आज की तिथि में कुल 29,32,602 मतदाता हैं, जिसमें 15,63,626 पुरुष मतदाता और 13,68,946 महिला मतदाता है। 30 जो है वो थर्ड जेंडर है। जिला में जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों के विरुद्ध 875 है महिलाओं का इलेक्टोरल रोल में। कुल 3603 मतदान केंद्र हैं सभी 10 विधानसभा में, जो कि 1762 भवनों में हैं हम लोग के। कुल 85 वर्ष से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं वो 11,855 हैं और पीडब्ल्यूडी दिव्यांग श्रेणीगण में 33,104 कुल मतदाता हैं जो हम लोगों के इलेक्टोरल रोल में आज की तिथि में है। चुनाव की घोषणा के साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता भी आज से लागू हो जाएगी, जिसके संबंध में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके उनको अवगत करा दिया गया। इस आदर्श आचार संहिता के दौरान जो मुख्य रूप से जो बातें हैं वो ये हैं कि कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे कि स्वच्छ और सुगम मतदान होने के में कोई अवरोध पैदा हो। एक बराबर प्लेटफॉर्म मिलेगा, चाहे वो कोई निर्दलीय कैंडिडेट हो या सत्ताधारी दल के कैंडिडेट हो, ताकि सभी लोगों को एक समान प्लेटफॉर्म मिलते हुए वो अपनी बातें रखें और स्वच्छ रूप से मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। कोई भी सभा, रैली, कोई भी कैंडिडेट अगर यहाँ राजनीतिक दल करना चाहते हैं तो उनको संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से परमिशन लेने के पश्चात ही वो इस तरीके का सभा या राजनीतिक जो रैली है उनका आयोजन कर सकेंगे। जिले में आज से BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसको आप लोग पहले आम भाषा में धारा 144 के रूप में जानते थे, जिसके तहत जो निषेधाज्ञा है वो लागू है। उस निषेधाज्ञा में 5 या 5 से अधिक जो लोग हैं वो उनके एकत्रित होने पे रोक है, जो कि इस तरीके के कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रमों में या उससे संबंधित भागों में करेंगे। उसके एक ड्राफ्ट पढ़ते बता। ये जो निषेधाज्ञा है ये इसमें कोई भी शस्त्र इसको कैरी करने में या इसको ले जाने में प्रतिबंध रहेगा, सिवाय जो लोग कर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हो या कोई जो अगर जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उन लोगों के लिए इसमें फ्रीडम रहती है, या वैसे लोग जिनको भी अगर आदेश दिया गया हो कि वो लोग अपना शस्त्र सत्यापन के क्रम में या शस्त्र शाखा में या कहीं जो शस्त्रालय में जमा करने के लिए ले जाया जाए। ठीक है। और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्देश हैं उसके तहत आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन इनके द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्व अनुमति के नहीं होगा। जो बिहार कंट्रोल लॉ एंड यूज ऑफ
कंट्रोल ऑफ यूज एंड प्ले ऑफ लाउड स्पीकर एक्ट है, उसके तहत रात्रि के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा। उस ड्यूरेशन में कोई परमिशन किसी तरह की नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल अथवा कोई भी संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, प्रचार, आलेख, फोटो आदि किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा या आलेख इस तरह का प्रकाशन नहीं करेंगे, जो कि आचार संहिता के उल्लंघन से होता है। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं सांप्रदायिक भावना को भड़काने के कार्य में नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी प्रकार के प्रलोभन में लाने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। और साथ ही साथ प्रदूषण फैलाने वाली जो प्रचार सामग्रियां हैं उनके इस्तेमाल पर भी राजनीतिक दलों को इसमें रोक रहेगी। जैसा कि मैंने बताया कि शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी जो हैं, इनपे अग्नेयास्त्र के उपयोग या निषेधाज्ञा उन पे लागू नहीं होगी। सिख धर्मावलंबियों के जो त्रिपाल धारण करने वाले हैं या कोई ऐसे धार्मिक व्यक्ति जो परंपरा अनुसार धारित किए जाने वाले शस्त्र हैं, वो इस निषेधाज्ञा के परिधि के बाहर रहेंगे। शव यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक, शादी, विवाह या सांस्कृतिक जो जुलूस कार्यक्रम है उस पे निषेधाज्ञा के परिधि के बाहर रहेंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति जो अपना शस्त्र सत्यापन जिनके पास लाइसेंसी शस्त्र है उनको अगर करेगा तो उसमें ये निषेधाज्ञा तो छूट रहेगी। तो ये इस तरीके से एक माहौल यहाँ पे हम लोग का निर्मित होगा जिसमें कि मतदाता बिना किसी प्रलोभन के शांतिपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और एक स्वच्छ वातावरण में इसमें इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए आज से हमारे जितने भी फ्लाइंग स्क्वाड हैं, वीडियो सर्विलेंस टीम है, ये सारी चीजें टीम्स आज से हम लोग की चालू हो जा रही है। साथ ही साथ जितने चेक पॉइंट हैं वो भी हम लोगों के जो गजट नोटिफिकेशन है उसकी तिथि से वो भी चालू हो जाएंगे। सभी टीम्स को ये हम लोगों ने डायरेक्ट किया है और ट्रेन किया है पिछले कुछ दिनों में कि किस तरीके से वैसी सामग्रियों और वैसी चीजों को खासतौर से देखना है, रोकना है जो कि निर्वाचन में प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। आम लोगों को परेशानी न हो इसके लिए भी सभी को ट्रेन किया गया है और लोगों में भी इस चीज की एक जागरूकता होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या चीजें परिधि के में है और खासतौर से जो कैश का मूवमेंट है इन सब चीजों के लिए। तो आमतौर पे जो मानक है उसके अनुसार इस तरीके से है कि अगर कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश अगर लेके जा रहा है तो उसको एक जस्टिफिकेशन उसका रहना चाहिए कि वो पैसा कहाँ से आया या किस प्रयोजन के लिए ले जा रहे हैं। जो संबंधित मजिस्ट्रेट या जो जांच दल रहेगा उसको संतुष्ट करके उसके बाद उसको ले जा सकते हैं। लेकिन अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश मिलता है तो उस केस में फिर उसको इनकम टैक्स के अधिकारियों को हम लोग को उसको सूचित करना है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें कि अगर कोई नकद या कोई आपत्तिजनक सामग्री या कैश मान लीजिए या कोई डायमंड, ज्वेलरी, ये सब टाइप की चीज या गोल्ड का सामान है और वो उस समय संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं वो उसको जब्त करेंगे और उनको एक रिसीविंग उपलब्ध कराएंगे कि आपसे इतना सामान उपलब्ध जब्त किया गया है और उनको 24 घंटे के अंदर जिला में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति है जिसमें वो आकर अपना पक्ष जो कागज है संबंधित उसको रखेंगे। उनके कागज को संतोषप्रद पाया जाएगा तो उसको तुरंत रिलीज करने का आदेश दे दिया जाएगा। ये प्रक्रिया हम लोगों ने अपने सभी मजिस्ट्रेट्स को बताई है। मेरे ख्याल से ये सभी लोगों को आपके माध्यम से भी जानकारी रहे कि अगर वैलिड सोर्स है तो उनको किसी तरह की कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई वैलिड सोर्स उनका नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है, तो भी उनको एक पर्याप्त मौका दिया जाएगा। तब भी अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर उसको सीजर करते हुए फिर आगे की उसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। सभी प्रकार के जो डिफेसमेंट हैं संपत्ति विरूपण के वो अगले 72 घंटे में हम लोग उसको पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे और राजनीतिक दलों के भी जितने प्रतिनिधि आए थे उनसे भी ये इस बारे में निर्देशित उनको भी किया गया है कि अगर उनके द्वारा जो कहीं पोस्टर्स बैनर लगाए गए हैं तो वो स्वयं भी उसको अगले 72 घंटों में पूर्ण रूप से हटा दें। 24 घंटे में सरकारी संपत्ति पे, 48 घंटे में सार्वजनिक जगह पे और 72 घंटे में निजी स्थानों में इसको हटाने के लिए आयोग के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरीके का जो कोई प्रचार सामग्री है
पैम्पलेट या कुछ कागज छपने हैं तो जिस भी प्रेस से छपते हैं उस प्रेस को इसमें डिटेल देना या उसकी विवरणी अंकित होना उसमें कंपलसरी है। अगर XYZ प्रेस है तो प्रेषक XYZ प्रेस करके और उसका जो संपर्क नंबर है वो उसमें रहे, ताकि ये पता चल सके कि ये जो बैनर फ्लेक्स है वो किसके द्वारा इसको बनाया गया है, छापा गया है, ये जरूरी है। इसके अतिरिक्त जो आप सब लोगों से संबंधित है, मीडिया से संबंधित और मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया और जो बैठक हुई थी हम लोग की उसमें भी ये बताया गया था कि मीडिया के जो हमारे जो प्रतिनिधिगण हैं उनको चुनाव के दिन के संबंध में जो पासेज हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्या चीजें पूछ सकते हैं, क्या नहीं। सारांश के रूप में अगर बोले तो आप कोई भी ऐसा प्रश्न है उनसे नहीं पूछ सकते डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिससे कि उनकी जो वोट की जो गोपनीयता है वो भंग हो। साथ ही साथ वोटिंग करते समय उनके जो जिनको उन्होंने वोट किया ये चीज जान भी उसकी वीडियोग्राफी या रिकॉर्डिंग उसको नहीं कर सकते हैं। और एक और चीज आपको सुनिश्चित करना होगा कि आज की तारीख में बहुत सारे फेक न्यूज और पेड न्यूज, इन दोनों चीजों की लगातार शिकायतें आ रही हैं। तो पेड न्यूज में खास तौर से कि किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में अगर आपके माध्यम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर न्यूज आती है तो उसमें जो जिला की स्तरीय कमेटी है उसकी समीक्षा करेगी। और दूसरा, अगर कोई फेक न्यूज है तो उसको भी आप लोग अवॉइड करें। सेंसेशन क्रिएट करने से पहले उसका सत्यापन करा लें, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी चीज इस तरह की होती है तो वायरल बहुत तेजी से हो जाती है। तो इसमें थोड़ी हम लोग को गंभीरता बरतने की जरूरत है। और कोई भी अगर इस तरह की चीजें आपको पता चले तो उसकी पुष्टि करने के लिए हम लोग से हमसे या DPRO साहब से आप लोग संपर्क करके उसमें क्लियर कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो विगत लगभग 2 से 3 महीनों से प्रशासन की इस संबंध में जो तैयारी है उसके तैयारियों के दम पे और लोगों के सबके सहयोग से, मीडिया के सहयोग से जो आज प्रेस रिलीज हुई है जिसमें 10 तारीख से जिले में हम लोग के अधिसूचना चालू होगी और 6 नवंबर को निर्वाचन और 14 तारीख को काउंटिंग की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न होगी। आगे SP साहब भी आपको विधि व्यवस्था और सुरक्षा के संबंध में उसके बारे में अवगत करें। एक ही बार में हो जाता थैंक यू सर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो पुलिस है उसका कार्य शांतिपूर्ण तरीके से स्वच्छ प्रक्रिया के तहत भय रहित वातावरण में निर्वाचन को संपन्न कराना है और उन सभी कारकों को नियंत्रित और समाप्त करना है जो या तो लाभ या प्रलोभन का कारक बन सकते हैं या भय अथवा दबाव का कारक बन सकते हैं। आप सभी को यह भी विदित है कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लगभग 6 माह पूर्व से निर्वाचन की तैयारियों की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस रूप में निर्वाचन की जो तैयारियां समस्तीपुर पुलिस ने की हैं उसके तहत 17,000 से अधिक लोगों के विरुद्ध प्रिवेंटिव प्रपोजल्स हम लोगों ने भेजे थे, जिनमें से 10,238 लोगों के विरुद्ध लॉकडाउन की कार्रवाई की गई है। 126 और 135 BNSS के तहत, जिसको पूर्व में आप लोग 107-116 की कार्रवाई के नाम से जानते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए भी प्रिवेंटिव प्रपोजल्स भेजे गए हैं और जिले के अंतर्गत जो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, गुंडा पंजी में जो लोग जिनका नाम दर्ज है, उन लोगों की रेगुलर प्रेजेंस पिछले 1 माह से कुछ इंश्योर की जा रही है और अगले 1 माह तक लगातार उन पर निगरानी रखी जाएगी और या तो उनके स्थानीय थानों में अथवा जैसा जिला पदाधिकारी महोदय का CCA के प्रस्तावों में आदेश हुआ है, संबंधित थानों में जिनमें थाना बदल करते हुए अथवा जिला बदल करते हुए उनकी उपस्थिति के आदेश निर्गत किए गए हैं, उन सभी जगहों पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। आर्म्स डिपोजिशन हम लोगों का 25% है और चूंकि निर्वाचन की घोषणा हो गई है और तारीख तय हो गई है, इसलिए जो स्क्रीनिंग कमेटी है उस स्क्रीनिंग कमेटी के निर्देशानुसार अगले 1 माह में जहां भी आवश्यकता होगी हम लोग आर्म्स डिपॉजिट करवाएंगे। जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को बताया कि जो हम लोगों का SST, FST, चेक पोस्ट वगैरह का मैकेनिज्म है वो आज से अपने प्रभावी रूप में लग जाएगा। इसके लिए जो भी बल स्थानीय स्तर पर या बाहर से हम लोगों को आवश्यकता है वो निर्वाचन आयोग द्वारा हम लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है, उसका भी इफेक्टिव यूज हम लोग करेंगे। मुझे आशा है कि शांतिपूर्ण
स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में मीडिया बंधुओं का भी समस्त पुलिस और प्रशासन को सहयोग मिलेगा। थैंक यू।